हेलो फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग बुलेट में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने एसएससी जे इलेक्ट्रिकल का 2007 का पेपर, जिसमें हम 1 to 20 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, उसके आगे का पार्ट 3 ये लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको एक बात बता देते हैं कि जितने भी क्वेश्चंस हैं हमने किए 1 to 20, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन सेक्शन नीचे डाल दिया है। और जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये पूरा जो क्वेश्चन पेपर है विद आंसर की, वो हमने फेसबुक पेज पर डाल दिया है। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में नीचे मिल जाएगा आपको, आप वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है आपका कि 2 कपल कॉइल्स दे रखे हैं जिनकी वैल्यू दे रखी है L1 और L2 0.6, और उनका कपलिंग कोफिशिएंट है, उसकी वैल्यू है 0.8। पूछा गया है टर्न रेशियो क्या होगा। जनरली क्या होता है, L1 L2 और वैल्यू दे रखी होती है की, तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं m=k√L1 L2, बट उससे टर्न रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा, नहीं होगा, थोड़ा सा ट्रिक है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। इसका करेक्ट आंसर है C, एंड दैट इज़ 1। देखिए क्वेश्चन में पूछा है टर्न रेशियो, यानी हमें n का रिलेशन चाहिए L के टर्म्स में। एक तरीके से हमें पूछा है n का L के टर्म्स में क्या रिलेशन होगा, ये पूछा गया है। तो देखिए L का जो फॉर्मूला होता है हमें पता है μ0n² A/L, वेयर n इज़ नंबर ऑफ टर्न्स, A इज़ द एरिया एंड L इज़ द लेंथ ऑफ द कॉइल, और μ0 की वैल्यू होती है 4.10⁻⁷। तो यहाँ से आपको पता चल जा रहा है कि जो L की जो वैल्यू है वो प्रोपोर्शनल है n² के, या फिर n है प्रोपोर्शनल √L। तो जो n1/n2 होगा, रेशियो पूछा गया है उसमें टर्न रेशियो, वो होगा √L1/L2। तो उसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू जो हमें दे रही है L1 L2 0.6 डिवाइड बाई 0.6 का होल अंडर रूट इक्वल टू 1। ये आपका आंसर आ गया। तो आंसर सी इज़ द करेक्ट वन। अच्छा, तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग जो होती है वो हमेशा लेस देन यूनिटी होती है, ठीक है, एंड हैज़ ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 100 होती है, 100% होती है। द केस फॉर विच k=1 इज़ कॉल्ड परफेक्ट कपलिंग, उसे परफेक्ट कपलिंग कहा जाता है। व्हेन द इंटायर फ्लक्स ऑफ वन कॉइल, जब पूरा फ्लक्स एक कॉइल का लिंक कर जाता है दूसरे से, जितना ज़्यादा कोफिशिएंट कपलिंग होगा दो कॉइल्स के बीच में, उतना ही ज़्यादा आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और वाइस वर्सा, या फिर जितना म्यूचुअल इंडक्टेंस ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग ज़्यादा होगा। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन KVS में पूछा जा चुका है, केंद्रीय विद्यालय में पेपर में आया था क्वेश्चन। फॉर आयरन कोर कपल सर्किट द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू होती है 0.99 या 0.99, आप आंसर मार सकते हैं। और फॉर एयर कोर कपल सर्किट जो के की वैल्यू वेरीज करती है 0.4 से 0.8 में, तो अप्रॉक्सीमेटली 0.5 आप आंसर मार सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है आपसे कि एक सिंक्रोनस मोटर दे रखी है, उसमें उसने पूछा है कि मिनिमम आर्मेचर करंट कहाँ पर होगा। ऑप्शन है एक 0 पावर फैक्टर पे, एक होगा लीडिंग पावर फैक्टर पे, एक है लैगिंग पावर फैक्टर पे, या फिर यूनिटी पावर फैक्टर पे। तो करेक्ट आंसर जो है इसका वो है यूनिटी पावर फैक्टर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको वी कर्व के बारे में पता होना चाहिए। हमने यहाँ पे वी कर्व मोटर्स के और जनरेटर दोनों के यहाँ पे डिफाइन कर दी है, ठीक है। ये आपका है वी कर्व, और ये है आपका इन्वर्टेड वी कर्व बोला जाता है, और ये कॉम्बिनेशन है जनरेटर वी कर्व में। मैंने इसमें वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व दोनों ऐड करती हैं साइमल्टेनियसली। तो चलिए वी कर्व के बारे में थोड़ा देखते हैं। फ्रॉम वी कर्व इट कैन बी इन्फर्ड दैट फॉर सिंक्रोनस मोटर मिनिमम आर्मेचर करंट अकर्स एट यूनिटी पावर फैक्टर। देखिए वी कर्व में क्या होता है कि जो वी कर्व होता है सिंक्रोनस मशीन का, वो परफॉर्मेंस शो करता है जब भी हम आर्मेचर करंट को वेरी करते हैं फील्ड करंट से, जब लोड और इनपुट वोल्टेज जो मशीन की होती है वो कांस्टेंट होती है ना। अब क्या है, मान लीजिए हमारा फील्ड करंट हमारा बढ़ रहा है, तो आर्मेचर करंट हमारा फॉल करेगा, और जब हमारा फील्ड करंट बढ़ रहा है यहाँ पे, तो हमारा पावर फैक्टर बढ़ेगा। तो इससे आप एक पॉइंट ले उठा सकते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट, वो ये है कि जो आर्मेचर करंट है और जो पावर फैक्टर है, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर इन अ वे। क्यों? क्योंकि पावर हमें कांस्टेंट रखनी है, तो VI cos phi है, जो वोल्टेज है वो तो कांस्टेंट रहती है क्योंकि हमने कनेक्ट कर रखा है इसको इनफाइनाइट बस बार से, तो VT तो कांस्टेंट रहेगा। तो VI cos phi आपका टर्म होता है, ठीक है। तो I अगर आपका अगर पावर फैक्टर वेरी कर रहा है तो I को भी वेरी करना पड़ेगा ताकि पूरा का पूरा वैल्यू कांस्टेंट रहे। यही बेसिक कंसेप्ट है इसका वी कर्व का। तो
अब हम देख लेते हैं इसको। यही पूरी थ्योरी मैंने बता रखी है, आप इसको पूरा आप पढ़ेंगे, आप पूरा का पूरा समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, जो मोटर का केस होता है, मोटर के केस में अंडर एक्साइटेशन ये स्टेट होती है, अंडर एक्साइटेशन स्टेट होती है, ये होती है ओवर एक्साइटेशन स्टेट। और जनरेटर में भी सेम फंडा होता है, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए आपका जो आर्मेचर करंट है आपका मिनिमम कब हो रहा है। आर्मेचर करंट मान लीजिए ग्राफ आपका नीचे जा रहा है, जैसे जैसे आप अपने फील्ड करंट बढ़ाया, आर्मेचर करंट फॉल करने लगा। जहाँ पर मान लीजिए ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर आप लोकस देखेंगे यूनिटी पावर फैक्टर का, तो देखेंगे ये लोकस पे यूनिटी पावर फैक्टर पे लाइक कर रहा है, ये वाला मिनिमम पॉइंट, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिटी पावर फैक्टर पे लाइक करता है। अगर ये पॉइंट यहाँ पर होता तो ये तो 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर पे, या फिर यहाँ पे साइड पे होता तो यहाँ पे लीडिंग पावर फैक्टर पे होता आपका, ठीक है। और इन्वर्टेड वी कर्व में क्या होता है बेसिकली, जैसे जैसे आपका फील्ड करंट बढ़ता है तो पावर फैक्टर आपका ग्रेजुअल इंक्रीज करता है, एक पॉइंट पे मैक्सिमम हो जाता है, उसे यूनिटी पावर फैक्टर होता है, उसके बाद फिर से फॉल करना शुरू करता है, ठीक है। यही आपका वी कर्व है बेसिकली, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और जिस पॉइंट पे आपका ये यूनिटी पावर फैक्टर पॉइंट मिनिमम होता है, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल एक्साइटेशन। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका। अगर हम एक्साइटेशन को फर्दर इंक्रीज करते हैं, उससे पहले जो एक्साइटेशन थी वो अंडर एक्साइटेड था मशीन आपका, उसको फर्दर इंक्रीज करते तो मशीन ओवर एक्साइटेड तरह बिहेव करेगी और वो ड्रॉ करेगी ज़्यादा लाइन करंट, और पावर फैक्टर बिकम लीडिंग एंड डिक्रीजेस, ठीक है। पावर फैक्टर लीडिंग पे बिहेव करने लग जाएगा। यहाँ नहीं, यहाँ पे आपका लैगिंग पे काम कर रहा है मोटर के केस में, यहाँ पे लीडिंग पे काम करने लग जाएगा। जनरेटर के केस में उल्टा केस हो जाता है, यहाँ पे जो आपका होता है वो लीडिंग पे काम करता है और यहाँ पे लैगिंग पे काम करता है, और वी कर्व आपका ऐसे बिहेव करता है प्रॉपरली, है ना। अच्छा, ये जो वी कर्व है ये बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है। अगर आप सिंक्रोनस मशीन का टॉपिक आपका इतना कमांड नहीं है, और जो बेसिक क्वेश्चंस आपके अगर जेई लेवल का पेपर आप दे रहे हैं या इवन ई लेवल का पेपर दे रहे हैं और न्यूमेरिकल बेस ज़्यादा पेपर नहीं बनता है, तो वी कर्व आपको फिंगर टिप पे होना चाहिए। ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं सिर्फ इसी में से वी कर्व उठता है, इसके अलावा कोई अलग पॉइंट नहीं उठता। एक पॉइंट आप और बोल सकते हैं यहाँ पे कि इस शेप की वजह से इसको हम वी कर्व बोलते हैं, क्योंकि वी की शेप ले रहा है, ये आप देख पा रहे हैं ना। और ये वी बेसिकली क्यों बन पा रहा है, ये एक्चुअल में कर्व है कंपाउंडिंग कर्व्स की वजह से। इसको अगर हम सारे के सारे पावर फैक्टर को हम अगर कांस्टेंट मान लें उस पॉइंट पे, तो हम अगर पूरे पॉइंट्स को हम प्लॉट करें ग्राफ में तो एक कर्व बन जाता है आपका, इसको हम कंपाउंडिंग कर्व बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। और एक मैं पॉइंट और बता देता हूँ आपको, ये इम्पॉर्टेंट है ये बताने के लिए कि मशीन आपकी वैसे कैसे बिहेव कर रही है। मतलब आपकी मशीन बिहेव कर रही है एक तरीके से सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह, या फिर मशीन कर रही है लीडिंग पे लैगिंग पे, ये तो आप यहाँ से बता ही देंगे। एक पॉइंट और आता है कि मशीन मैग्नेटाइजेशन की तरह बिहेव कर रही है, डीमैग्नेटाइज हो रही है। तो याद रखिएगा ये जो पॉइंट होता है ये हमेशा मैग्नेटाइजेशन पॉइंट होता है, अंडर एक्साइटेशन वाला, और जो ये वाला एरिया होता है ये डीमैग्नेटाइजेशन होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत पेपरों में पूछा जा चुका है, ये आपको आना चाहिए। तो आंसर है यूनिटी पावर फैक्टर, मैं बता चुका हूँ आपको। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन 23 में कि कंजर्वेटर का क्या पर्पस होता है ट्रांसफार्मर में, ठीक है। ऑप्शंस दे रखे हैं, टू कूल द वाइंडिंग, टू प्रिवेंट मॉइस्चर इन द ट्रांसफार्मर, टू प्रिवेंट शॉर्ट सर्किट ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग, या फिर टू टेक अप कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन ऑफ ऑयल। तो उसका करेक्ट आंसर, जैसा कि ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे, वो है डी। उसको जानने के लिए थोड़ा हम देख लेते हैं कंजर्वेटर होता क्या है बेसिकली। ये एक सिलेंड्रिकल टैंक होता है जो हम रख देते हैं माउंटेड ऑन द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑन द रूफ ऑफ ट्रांसफार्मर मेन टैंक। ये ट्रांसफार्मर का मेन टैंक है, उसके ऊपर हम रख देते हैं बेसिकली, और ये जाता है आपका बुकोल्स रिले के वाया, ठीक है। बुकोल्स रिले के थ्रू एक पाइप जाता है, उसके ऊपर ये कनेक्टेड होता है, ठीक है। जब ट्रांसफार्मर हमारा लोडेड होता है यानी लोड पे हो चलता है, तो एम्बिएंट टेम्परेचर का राइज़ करेगा, सही बात है। ट्रांसफार्मर का क्योंकि अब लोडेड है तो हीटिंग होगी, तो राइज़ करेगा टेम्परेचर, उसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ द ऑयल इनसाइड ट्रांसफार्मर इंक्रीज़ करता है। हीटिंग से कोई भी चीज़ बढ़ता है उसका साइज़, तो लिक्विड का भी साइज़ बढ़ेगा, तो वो बढ़ जाता है। अ कंजर्वेटर टैंक ऑफ ट्रांसफार्मर प्रोवाइड एडिक्वेट स्पेस टू दिस एक्सपेंडेड, ठीक है। तो क्या होता है आपका एक्सपेंड होता है, तो यहाँ से आपका एडिक्वेट स्पेस जो होती है एक्सपेंडेड हो जाती है ट्रांसफार्मर ऑयल की, ठीक है। इट ऑल्सो एक्ट एज ए रिजर्वर फॉर ट्रांसफार्मर इंसुलेटिंग ऑयल। ये एक तरीके से रिजर्वर का भी काम करता है आपका ट्रांसफार्मर इंसुलेटिंग ऑयल के लिए, ठीक। अच्छा,
अगर हम वॉल्यूम ऑफ ट्रांसफार्मर इंसुलेटिंग ऑयल का इंक्रीज़ कर दे लोडिंग की वजह से, यानी जब ट्रांसफार्मर लोड होता है, लोडेड कंडीशन पे होता है, तो उसका वॉल्यूम हो ट्रांसफार्मर का जो होता है इंसुलेटिंग ऑयल का, वो इंक्रीज़ कर जाता है। तो वो फिर एम्बिएंट टेम्परेचर की वजह से, तो वैकेंट स्पेस अबव द लो ऑयल लेवल इनसाइड द कंसर्वेटर इज पार्शियली ऑक्यूपाइड द एक्सपेंडेड ऑयल। तो जो वैकेंट स्पेस है ऑयल लेवल का वो भी ऑक्यूपाइड होता है एक्सपेंडेड ऑयल से, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जो आपका ऑयल है वो हीट करेगा तो आपकी गैस बनेगी, तो क्या होगा, जो प्रेशर क्रिएट होगा, उस प्रेशर क्रिएट होने की वजह से आपका ऑयल नीचे कंप्रेस की तरफ होगा, ठीक है। तो अच्छा, ये होता है आपका जब आपकी साइकिल चल रही है, आपकी एक्सपेंशन साइकिल है। कॉन्ट्रैक्शन साइकिल में क्या होता है, जब ट्रांसफार्मर लोडिंग पे नहीं है, उस कंडीशन में क्या होता है, ऑयल कूलिंग होती है, ऑयल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो पहले तो एक्सपेंशन हुआ, तो ये आपका ये जो ब्रीथर पाइप के थ्रू, ये ब्रीथर के थ्रू आपका ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ब्रीथर में बेसिकली आपका क्या होता है, एक सिलिका जेल लगी होती है। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यहीं से आपकी एयर खींचेगी, तो वो खींचेगी क्योंकि यहाँ पे आपका ऑयल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो एयर खींचेगी यहाँ से। तो लेकिन एयर में कोई मॉइस्चर एंटर ना कर जाए, जिसकी वजह से जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है उसकी ऑयल की इफेक्ट ना कर जाए, इसलिए हम यहाँ पे सिलिका जेल लगाते हैं। सिलिका जेल आपका मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो बेसिकली यही इसका पर्पस होता है आपका कंजर्वेटर का। अब आ जाते हैं बुकोल्स रिले पे। बुकोल्स रिले होता क्या है? बुकोल्स रिले जो होता है एक टाइप ऑफ ऑयल एंड गैस एक्यूडेटेड प्रोटेक्शन रिले है। वैसे तो गैस एक्यूडेटेड प्रोटेक्शन रिले बोलते हैं, ऑयल इसलिए बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे क्योंकि ये पूरा तेल से भरा हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका यहाँ पे दो स्विच लगे होते हैं। एक स्विच जो लगा होता है वो ट्रिपिंग अलार्म के लिए होता है, अलार्म सर्किट होता है बेसिकली, है ना। और जो सेकेंड स्विच लगा होता है यहाँ पे, वो लगा होता है, वो जो रिले होता है सर्किट ब्रेकर को जाता है। अगर आपका जो गैस बन रही है, मतलब मान लीजिए मतलब फॉल्ट मेजर नहीं है, तो आपकी गैस जो होगी वो मतलब एक्सपेंड करेगी, गैस बननी शुरू होगी ऑयल से, है ना। तो वो ऑयल को कंप्रेस करेगी नीचे की तरफ। जब ऑयल नीचे की तरफ कंप्रेस होगा, ऊपर से नीचे आएगा, तो यहाँ पे अलार्म जो है वो ट्रिप कर जाएगा। तो मतलब अलार्म सिग्नल बज जाएगा कि आप थोड़ा सा रिस्क है, आप देख लीजिए। तो आप उसके अकॉर्डिंगली एक्शन ले सकते हैं। लेकिन कभी क्या होता है, जब फॉल्ट एकदम से ज़्यादा सडनली फॉल्ट होता है, तो गैस एकदम से रैपिडली बनती है क्योंकि हीटिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, तो आपका गैस काफ़ी ज़्यादा नीचे आ जाती है। तो उसकी वजह से यहाँ पे जो आपका अलार्म सर्किट जो ट्रिप पॉइंट होता है वो ट्रिप कर जाता है, और जो रिले होता है मैसेज भेज देता है सर्किट ब्रेकर को कि इसको आइसोलेट कर दो, ठीक है, सर्किट को आइसोलेट कर दो। अच्छा, बुकोल्स रिले जो होता है ये यूनिवर्सल यूज़ करते हैं हम ऑयल इमर्स ट्रांसफार्मर्स में, और इनकी रेटिंग होती है मोर देन 500 kVA। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जगह पूछा गया है। इट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट द वाइंडिंग फ्रॉम ओवर हीट एंड सर्किट विल बी ट्रिप्ड ऑफ एज सून एज द कॉयल अटेन अ प्री डिटरमाइंड टेम्परेचर। कॉयल जैसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पहुंचती है, ये सर्किट ट्रिप कर देता है। वही जो मैंने बात बोली, बुकोल्स रिले जो इंडिकेट करता है इंटरटर्न फॉल्ट, जो इंटरटर्न या इंटरनल फॉल्ट जो होते हैं उनको बताता है, और फॉल्ट ड्यू टू हीटिंग ऑफ कोर, ठीक है, जो आपकी कोर में हीटिंग हो रही है उसके फॉल्ट से बचाता है। और सीवियर फॉल्ट्स भी होते हैं, उनसे भी ये बचाता है आपका। रिले जो होता है इसका एक ही ड्रॉबैक होता है कि इसका रिले जो स्लो होता है, और इसका एवरेज जो ऑपरेटिंग रेंज होती है 0.2 सेकंड होती है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एपी ट्रांसको में पूछ लिए जाते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इन क्वेश्चन को, वैल्यूज़ जो होती हैं, डेटा और वैल्यू। ब्रीथर में बता ही चुका हूँ आपको कि ये आपका मॉइस्चर एब्जॉर्ब जो करता है सिलिका जेल जो उसका होता है, ताकि आपका मॉइस्चर कंटेंट ऑयल में ना बढ़ जाए, बस ब्रीथर का ही पर्पस होता है। तो ये आपका एक बेसिक डायग्राम हो गया, ये आपका प्रैक्टिकल डायग्राम हो गया। आप दोनों से एक्सप्लेन देख सकते हैं। ब्रीथर लगा है यहाँ पे, कंजर्वेटर लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, आपका बुकोल्स रिले पॉइंट पे लगा हुआ है यहाँ पे, और आपका ये ट्रांसफार्मर लगा है। कूलिंग ट्यूब्स होती है जिसके थ्रू बेसिकली ऑयल सर्कुलेट करता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे। इसमें पूछा गया है जी मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ 3 फेज अनसिमेट्रिकल फॉल्ट कौन से हैं। ठीक है, ऑप्शन है सिंगल लाइन टू ग्राउंड, लाइन टू लाइन, डबल लाइन टू ग्राउंड या 3 फेज। तो करेक्ट आंसर जो है इसका वो है आपका सिंगल लाइन टू ग्राउंड। अब पहले मैं इसका बेसिक आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा इसका थोड़ा सा डिटेल,
है ना। वैसे फॉल्ट तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन उसमें से मैं जितना निचोड़ सकता हूँ पॉइंट्स वो इंपॉर्टेंट वो ले लूँगा, और उसके बाद मैं फिर एक अच्छा वीडियो बनाऊँगा जिसमें पूरा फार्मूला बेस में मैं आपको पूरा बताऊँगा, जिसमें आप गेट से लेकर बेसिक क्वेश्चन सारे कवर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसका आंसर पहले सॉल्व करते हैं। जो मोस्ट कॉमन फॉल्ट होता है वो LG फॉल्ट होता है, अराउंड 65% होता है। लीस्ट कॉमन फॉल्ट्स जो होते हैं वो आपके LLG फिर 10-20%, फिर LL 10%, फिर 3 फेज फॉल्ट जो होते हैं, ठीक है, ट्रिपल L और ट्रिपल LG फॉल्ट अराउंड 5% के अराउंड। सीवियरिटी जो होती है सबसे ज़्यादा सीवियर होता है ये वाला फॉल्ट, और लीस्ट सीवियर होता है LG फॉल्ट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत आता है। ट्रिपल L जो फॉल्ट्स होते हैं ये मोस्ट सीवियर होते हैं, बट अगर LG फॉल्ट हो जाए कहाँ पर, जनरेटर के टर्मिनल के पास, तो ये सबसे ज़्यादा डेंजरस फॉल्ट होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, LG फॉल्ट जो होता है अनबैलेंस लाइन करंट में, LG फॉल्ट जो होता है जो इन केस ऑफ LG फॉल्ट करंट, जो अनबैलेंस लाइन करंट होता है वो 3 टाइम्स होता है आपका बैलेंस फेस करंट के। अच्छा, और जो लाइन टू लाइन फॉल्ट होता है वो उसमें अनबैलेंस लाइन करंट जो होता है यानी IF जो होता है आपका, वो होता है √3 टाइम्स ऑफ, ठीक है, बैलेंस फेस करंट आपका। अच्छा, टाइप ऑफ फॉल्ट्स, अब आ जाते हैं फॉल्ट्स के कितने टाइप प्रकार होते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं इलेक्ट्रिकल फॉल्ट जो आते हैं, वो होते हैं आपके बेसिकली ओपन फॉल्ट, और एक होता है शॉर्ट फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। ओपन फॉल्ट को सीरीज फॉल्ट भी बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को शंट फॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और इन फॉल्ट को फर्दर क्लासीफाई करें तो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स की श्रेणी में भी ये आते हैं दोनों, ठीक है। अब ओपन सर्किट फॉल्ट्स की हम बात कर लेते हैं। ओपन सर्किट फॉल्ट बेसिकली ये तब घटित होते हैं, मान लीजिए आपका कोई सर्किट ब्रेकर लगा है लाइन पे और उसका फेस जो है वो मतलब उड़ जाए, तो फेस में कोई प्रॉब्लम आ जाए किसी एक फेस में, तो वहाँ पे फ्यूज़ उड़ जाए उसका, तो वहाँ पे एक आपकी लाइन ओपन हो जाएगी। या फिर आपकी कोई ट्रांसमिशन लाइन जा रही है और एक लाइन पे कोई इशू आ जाए, मान लीजिए या तो जंपर उड़ जाए वहाँ का एक लाइन से जो कनेक्ट कर रहा है, या फिर जो आपका जो लाइन है वहाँ पे कोई जहाँ पे वो जैसे स्ट्रेन का इंसुलेटर होता है वहाँ पे वो ब्रेक कर जाए किसी इशू की वजह से, ठीक है, कोई स्पार्किंग हो जाए या कोई भी फॉल्ट हो जाए, तो उसकी वजह से एक लाइन ओपन हो जाएगी। अगर एक लाइन ओपन होगी तो सिंगल फेस ओपन सर्किट बोलेंगे, 2 लाइन ओपन हो जाएंगी, वैसे 2 फेस होगा, 3 हो जाएंगी, 3 फेस होगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसमें, जब ओपन फॉल्ट आते हैं तो वोल्टेज आपकी जो होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है, करंट जो होता है फेस करंट जो होता है, ये फेस वोल्टेज बात कर रहा हूँ मैं, फेस करंट वो डिक्रीज़ कर जाता है, पावर फैक्टर स्लाइटली इंक्रीज़ करता है और फ्रीक्वेंसी स्लाइटली इंक्रीज़ करती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको याद होने चाहिए, क्वेश्चन में पूछे जाते हैं काफ़ी। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट आ जाता है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट्स के बारे में देख लेते हैं। जो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट्स होते हैं आपके, वो आपके होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, आपको पता ही है। LG फॉल्ट हो जाएगा आपका, फेस टू फेस हो जाएगा, है ना, या इस टाइप के जो फॉल्ट होते हैं आपके बेसिकली ये हो जाते हैं आपके शॉर्ट सर्किट फॉल्ट जो होते हैं, LG LLG और जितने फॉल्ट होते हैं। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, ये कैसे होते हैं। ये ऐसे होते हैं कि मान लीजिए आपकी न्यूट्रल वायर या अर्थ वायर ऊपर से जा रही है और वो टूट जाए किसी कारणवश, मतलब कोई भी इशू आ सकता है, वो टूट गई किसी भी चीज़ से, स्ट्रेन से या कुछ भी, और वो टूटने की वजह से ड्यू टू वियर एंड टियर उसकी वजह से वो टूट गई और वो फॉल कर गई। अब मान लीजिए वो एक तार से टच करके नीचे गिरेगी तो LG फॉल्ट बना देगी, दो तार से टच करके जाएगी तो LLG फॉल्ट बना देगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉल्ट क्रिएट हो जाता है आपका। अच्छा, इस फॉल्ट्स में जो होता है आपका शॉर्ट सर्किट फॉल्ट जो होते हैं, इसमें वोल्टेज जो होती है वो डिप करती है, फेज वोल्टेज, करंट जो होता है वो इंक्रीज़ मारता है। शॉर्ट सर्किट है, करंट तो इंक्रीज़ करेगा, पावर फैक्टर स्लाइटली डिक्रीज़ करता है और फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिक्रीज़ करती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये देख लिए। अच्छा, मैंने बताया आपको कि 2 तरह की चीज़ होती है, एक सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स। सिमेट्रिकल फॉल्ट्स क्या होते हैं, वो फॉल्ट जो सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट को प्रोड्यूस करते हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है और इक्वल डिस्प्लेसमेंट से होते हैं। मान लें 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट है, उन्हें सिमेट्रिकल फॉल्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल यानी जब ऑल 3 कंडक्टर्स ऑफ ए 3 फेस लाइन उनको हम एक साथ शॉर्ट सर्किट कर दें तो ये सिमेट्रिकल फॉल्ट में आते हैं। अनसिमेट्रिकल आपके सारे फॉल्ट्स हो गए, ठीक है।
LG LLG। इसमें क्या होता है कि जब आपका अनसिमेट्रिकल करंट यानी अनइक्वल लाइन करंट हो और अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट हो उनका, तो जो फॉल्ट प्रोड्यूस होता है वो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट होता है आपका, ठीक है। तो ये आपके सारे फॉल्ट हो गए। इसके अलावा जितने भी फार्मूलेज होते हैं वो मैं एक अलग क्लास लूँगा इसमें, और आपको वो सारे मैं फार्मूले एक साथ बता दूंगा, और उसमें रिलेटेड जो गेट की क्वेश्चंस है या IAS और SSC के क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर करूंगा उसमें मैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि अगर हम सप्लाई फ्रिक्वेंसी को बढ़ा दें तो स्किन इफेक्ट पे क्या फ़र्क आएगा। देखिए, सप्लाई फ्रिक्वेंसी बढ़ाने पे स्किन इफेक्ट आपका इंक्रीज करता है, ठीक है। इसको जानने के लिए आपको 2 पॉइंट जानने बहुत ज़रूरी हैं। एक तो स्किन इफेक्ट क्या होता है, बेसिकली इसकी डेफिनेशन, और क्या वर्किंग होती है, और स्किन डेप्थ क्या होती है। ये 2 पॉइंट जानने के बाद आपको क्वेश्चन आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, स्किन इफेक्ट क्या होता है कि जब अब AC करंट पास करता है किसी भी कंडक्टर से, तो वो कोशिश करता है कि वो सरफेस से पास करे, ठीक है, ना कि अंदर से, इनर कोर से। इसका कारण ये होता है कि जो आपका इंडक्टेंस होता है, सीरीज इंडक्टेंस जो बनता है कोर का, वो बहुत ज़्यादा होता है, वो अलाउ नहीं करता करंट को कोर से पास करने में। तो इसलिए जो करंट होता है वो कोशिश करता है कि सरफेस से पास करे, इसे बोलते हैं स्किन इफेक्ट। स्किन डेप्थ जो होती है कि जब AC करंट हमारा पास कर रहा होता है तो मैक्सिमम करंट हमारा कंसंट्रेट करता है सरफेस पे, लेकिन अगर हम देखेंगे वही अगर स्ट्रेंथ जो होगी उस करंट की, जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ जाएंगे तो वो डिक्रीज़ करने लग जाएगी आपकी, ठीक है। तो जो वो डेप्थ जहाँ पे, उस डेप्थ में जहाँ तक वो करंट फ्लो करता है उसको स्किन डेप्थ कहते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए, उस डेप्थ तक जहाँ तक वो करंट फ्लो करेगा कंडक्टर का डेप्थ में, उसे हम बोलते हैं स्किन डेप्थ। उसका फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला ये होता है लैम्डा इज इक्वल टू 1/√π म्यू एफ सिग्मा। यहाँ पे म्यू होता है आपकी परमेबिलिटी, इफेक्टिव परमेबिलिटी, एफ फ्रिक्वेंसी है, और सिग्मा कंडक्टिविटी है। स्किन डेप्थ का फॉर्मूला और होता है √ρ/π/f म्यू। ये रो आपकी पता ही है आपको, रो रेसिस्टिविटी होती है, इसको 1 में ये रो इक्वल टू 1 सिग्मा हो जाता है। तो यहीं से फॉर्मूला बनता है आपका, कोई अलग नहीं है वो फॉर्मूला, ठीक है। तो आप फॉर्मूला देख सकते हैं कि जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करेगी आपकी, स्किन डेप्थ आपका डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना स्किन डेप्थ फ्रिक्वेंसी के, तो स्किन डेप्थ इंक्रीज कर जाएगा, तो इसकी वजह से आपका स्किन इफेक्ट इंक्रीज कर जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ? स्किन डेप्थ का मतलब क्या हो, जैसे फ्रिक्वेंसी हमारी बढ़ी तो स्किन डेप्थ कम हो गई, यानी कि जिस डेप्थ पे वो करंट जा रहा है वो कम हो गया, यानी वो सरफेस की तरफ आने लगा करंट, उसको ज़्यादा देर अंदर नहीं जाने दिया जा रहा फ्रिक्वेंसी बढ़ने की वजह से, ठीक है। स्किन डेप्थ कम हो गई उसकी, इसका मतलब ये हुआ। और यही तो आपका स्किन इफेक्ट होता है कि कितना करंट आपका सरफेस से फ्लो कर रहा है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, अगर शॉर्ट आपको फंडा यूज़ करना है, कि स्किन इफेक्ट और स्किन डेप्थ उनका इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक है। एक पॉइंट उसमें कुछ इंपॉर्टेंट और है, वो देख लेते हैं। अगर हम फ्रिक्वेंसी बढ़ाते हैं तो कोरोना इफेक्ट बढ़ता है, वहाँ पूछा है ना आपका। तो फ्रिक्वेंसी बढ़ाने से क्या होता है, आपका एक तो स्किन इफेक्ट बढ़ गया, एक कोरोना इफेक्ट भी बढ़ गया, और हिस्टेरिसिस एडी करंट लॉस भी बढ़ते हैं। कोरोना इफेक्ट का पता ही है आपको, फॉर्मूला जो होता है वो होता है प्रोपोर्शनल टू f+25। मैक्सिमम बंदों को पता ही होगा, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, फार्मूला इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछ लेते हैं ये फार्मूला सीधा, जैसे वो पूछ लेते हैं कि रेशियो निकालना है आपको DC लाइन से अपॉन में AC लाइन, है ना। और AC लाइन सपोज दे रखी है हमारी 50 हर्ट्ज़ फॉर एग्जांपल, 50 हर्ट्ज़ पे जा रही लाइन आपकी, तो क्या होगा, DC भी कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होती तो 25 हो गया, और AC पे जो आपकी कितनी होती है फ्रिक्वेंसी, 50 + 25, 50 हर्ट्ज़ है तो 75 हो गया, तो 1/3 हो गया। तो DC पे जो आपकी जा रही है पावर, वो 1/3 जा रही है कितने रिस्पेक्ट पे, AC के रिस्पेक्ट में। क्लियर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत पूछ लिए जाते हैं, UPPCL या जितने भी स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एग्जाम होते हैं उनमें पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। उसमें पूछा है कि आर्क हीटिंग जो होती है, इलेक्ट्रोड्स जो आर्क हीटिंग होती है, इलेक्ट्रोड्स किसके बने होते हैं आर्क हीटिंग में, कॉपर के, एल्यूमिनियम के, ग्रेफाइट के, या ACSR कंडक्टर्स के। तो करेक्ट आंसर है इसका ग्रेफाइट के, ठीक है। तो आर्क हीटिंग होती क्या है, ये देख लेते हैं पहले। आर्क हीटिंग बेसिकली, आर्क हीटिंग होता क्या है कि आपका इलेक्ट्रिक करंट हम फ्लो कराते हैं 2 इलेक्ट्रोड में से, उनको पहले हम टच कराते हैं और फिर उसको दूर कर देते हैं, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, आपका एक आर्क स्ट्रक कर जाता है, उनके बीच में एक आर्क आ जाता है। ये जो मतलब आर्क आता है,
उसमें हम करंट मेंटेन करते हैं, वो करंट मेंटेन रखता है और ये बहुत एफिशिएंट होता है आपका लाइट सोर्स की तरह, अगर उसको हम आर्क लैंप्स में यूज़ करें। अच्छा, जो मैटर होता है वो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं, वो मैटर नहीं करता आपका। अच्छा, ये दो टाइप का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर हीटिंग डायरेक्ट हो रही है यानी आर्क हीटिंग डायरेक्ट है, तो मटेरियल जो हमें हीट करना है वो एक इलेक्ट्रोड, उनमें से एक इलेक्ट्रोड हमें उस मटेरियल का यूज़ करना पड़ेगा। और इनडायरेक्ट हीटिंग में जो हीट ट्रांसफ़र होगी आर्क से, वो या तो कंडक्शन से होगी या कन्वेक्शन से और रेडिएशन से होगी चार्ज पे, ठीक है। यहाँ पे तो आप डालते हैं इलेक्ट्रोड, और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोड और आर्क जो होते हैं ये कनेक्टेड नहीं होते, ये इनडायरेक्ट होता है, यानी इनडायरेक्ट हीटिंग के थ्रू आपकी हीटिंग होती है। ये ज़्यादा एफिशिएंट होता है। जब देख ही पा रहे हैं डायरेक्ट कनेक्टेड है ना वो चार्ज से, तो ज़्यादा एफिशिएंसी होगी। इनडायरेक्ट में इसकी एफिशिएंसी थोड़ी लेस होती है, ठीक है। तो डायरेक्ट की एफिशिएंसी इज़ ग्रेटर देन इनडायरेक्ट, ठीक है। और आर्क हीटिंग इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं आपके, वो बने होते हैं ग्रेफाइट के। आर्क हीटिंग में जो इलेक्ट्रोड्स बने होते हैं वो ग्रेफाइट के बने होते हैं। इससे एग्जांपल है कार्बन आर्क लैंप। इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि कार्बन आर्क लैंप में जो इलेक्ट्रोड बने होते हैं किसके होते हैं वो आपके, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका कंप्लीट। आगे क्वेश्चंस करेंगे अगले लेक्चर में, रिमेनिंग क्वेश्चंस, ठीक है। थैंक यू, कीप वॉचिंग इंजीनियरिंग बुलेट। थैंक यू वेरी मच।